दिल समझ जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तो दिल यही थम जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तो दिल यहीं रुक जा जरा। चलिए बच्चों, आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। सीधी एवं लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले हम शुरुआत करते हैं। परिनालिका क्या होती है, इसकी परिभाषा जान लेते हैं पहले। तो परिनालिका एक बेलनाकार कुंडली होती है जिसमें तांबे के तार के कई फेरे पास पास लपेटकर बनाई जाती है। ये देखिए क्या है, हमारा परिनालिका है जिसमें क्या है, बेलनाकार कुंडली है और इसमें तांबे के तार के अनेक फेरों को पास पास लपेटकर ये एक परिनालिका तैयार किया गया है। इस परिनालिका में जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं या इस परिनालिका को जब हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, धारावाही परिनालिका। और धारावाही परिनालिका अपने आसपास के क्षेत्र में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। मान लेते हैं इस धारावाही परिनालिका की लंबाई स्मॉल l है। अब इसमें तार के मान लेते हैं n फेरे हैं। स्मॉल n क्या है, परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो बच्चों स्मॉल n को हम क्या मान लेते हैं कि ये एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। जब हम इस परिनालिका को बैटरी से जोड़ते हैं तो जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो, जब हम देख रहे हैं परिनालिका के ऊपर तो विद्युत धारा बाहर की ओर आ रही है, इस सतह के बाहर की ओर आ रही है, और नीचे वाला जो फेरा है उसमें जो है विद्युत धारा अंदर की ओर जा रही है। इसे मान लेते हैं ये क्या है, एक सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बेलनाकार परिनालिका है। इसमें तार के फेरों को क्या कर दिया गया, तार के कई फेरे लपेट दिए गए हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि ये जो ऊपर वाला जो सिरा है यहाँ विद्युत धारा बाहर की ओर आ रही है और नीचे वाला जो सिरा है उसमें विद्युत धारा अंदर की ओर जा रही है। जैसे कि ये बेलनाकार कुंडली है, तब जो धारा बाहर की ओर जा रही है उसे हम बिंदु से निरूपित कर देते हैं। ये बिंदु, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो विद्युत धारा बाहर की ओर आ रही है। जैसे ये क्या है, एक तीर है, तो ये मान के चलते हैं कि जो नोक होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेड और टेल। तो जो हेड है, जब तीर अंदर आपकी तरफ आती है तो तीर का नोक हमको दिखाई देता है। तो नोक कैसा दिखता है हमको, बिंदु के आकार का। और ये जो इसका टेल है, जब ये अंदर, देखिए यहाँ पे नीचे वाला सिर में धारा अंदर की ओर जा रही है, तो ये जो इसका टेल है जब ये अंदर की ओर जाएगा तीर, तो क्या दिखता है इसका, ये जो टेल है इस तरह दिखाई देता है। तो हम इसको जो है क्रॉस के चिन्ह से क्या कर लेते हैं, व्यक्त कर लेते हैं। तो ये धारा क्या है, ऊपर धारा बाहर की ओर आ रही है, नीचे वाला जो धारा है वो अंदर की तरफ जा रही है। अब हमको चाहिए कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। इसके लिए जो हम दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हम जो है
अपनी जो अंगुलियां हैं उसको घुमाते हैं धारा की दिशा में, और जो हमारा अंगूठा है वो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो धारा यहाँ पे ऊपरी वाले सिरे में धारा बाहर की ओर आ रही है, तो हम इसको अंगुलियों को बाहर की ओर ऐसे ले आ रहे हैं, कर्ल कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो अंगूठा की दिशा इधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगा। यहाँ पे क्या है, धारा अंदर की ओर जा रही है, तो जब हम अंगुलियों को अंदर की ओर करते हैं तो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये जो परिनालिका है ये एक विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। जब इसमें धारा का प्रवाह करते हैं तो परिनालिका क्या करता है, एक विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जिस प्रकार विद्युत चुंबक में इस प्रकार चुंबक में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, इस तरह। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साउथ से किधर, दक्षिणी ध्रुव से किधर होती है, उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो इसमें हम देख रहे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो ये जो है इधर जा रहा है, इसका मतलब ये जो इधर वाला सिरा होगा इसको हम क्या बोल देते हैं, साउथ या दक्षिणी ध्रुव, और इसे क्या बोल सकते हैं, उत्तरी ध्रुव। और इस परिनालिका के भीतर चुंबकीय जो क्षेत्र है वो क्या है, एक दूसरे के समांतर है, अर्थात इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। अब इस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हम जो है यहाँ पे एक बंद पथ बताएं, क्योंकि यहाँ पे हम जो है एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, एम्पियर नियम का अनुप्रयोग। तो एम्पियर नियम में क्या करते हैं, एक बंद पथ को कंसीडर करना पड़ेगा, बंद पथ को यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ जो है इसके अंदर एक बंद पथ मान लेते हैं, ये हमारा एक बंद पथ है, इसका नाम रख देते हैं A B C D। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो और I क्या है, नेट करंट है ये, अर्थात इस परिनालिका की जो कुल धारा है वो क्या होगी, I। इसलिए इसको हम जो है सिग्मा से व्यक्त कर लेते हैं, सिग्मा I मान लेते हैं। बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो सिग्मा I। ये क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करेंगे। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा I। तो हम जो है इस बंद पथ ABCD में जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि जो AB पथ है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, और AB भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही। और BC को हम देख रहे हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं, DL। ये BC का जो है इसका DL हो गया, CD का DL है ये, और ये CD के बाद DL नीचे आएंगे, ये DL क्या है, एक छोटे से अवयव, लंबाई का एक छोटा सा अवयव है ये। तो हम देख रहे हैं AB जो DL है, AB चुंबकीय क्षेत्र B और DL यहाँ पे क्या है, AB भुजा में हम देख रहे हैं। तो DL और B की डायरेक्शन, B की दिशा एक ही तरफ है, अर्थात इनके बीच बनने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और BC में DL ऊपर है और
बी चुंबकीय क्षेत्र का मान इधर है, इनके बीच कितना कोण बनेगा 90। सी डी में हम देख रहे हैं सी डी और बी की डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ कितना कोण बन रहा है 180 अंश का। और डी ए नीचे की तरफ है और बी की डायरेक्शन इधर है, तो इनके बीच भी कितना कोण बनेगा 90 अंश। तो हम यहाँ निकाल रहे हैं बंद पथ ए बी सी डी के लिए। तो बंद पथ ए बी सी डी को हम जो है लिखेंगे, पहले ए बी पथ के लिए निकालेंगे ए बी, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस बी सी पथ के लिए लिखेंगे बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस बी सी के बाद सी डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर और सी डी के बाद हम लिखेंगे डी ए बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा आई। बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर क्या लिखते हैं बी डी एल कॉस थीटा, ए बी पथ के लिए बी डी एल कॉस थीटा है प्लस बी सी के लिए इसको भी लिखेंगे बी डी एल कॉस थीटा प्लस बी वेक्टर डॉट डी एल क्या लिख देंगे बी डी एल कॉस थीटा प्लस डी ए के लिए लिखेंगे बी डी एल कॉस थीटा। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला ए बी कॉस थीटा, ये क्या होता है डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन इज इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा आई। ए बी पथ के लिए देख रहे हैं हम बी और डीएल के बीच बनने वाला जो कोण है वो कितना है 0, और बी सी पथ के लिए हम देख रहे हैं बी और डीएल के बीच कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और सी डी पथ के लिए हम देख रहे हैं कि सी डी जो पथ है वो इसके क्या है चुंबकीय क्षेत्र के बाहर रखा हुआ है, अर्थात यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है सी डी पथ में चुंबकीय क्षेत्र का मान ही 0 है। और डीए पथ में हम देख रहे हैं डीए पथ में जो है डीएल और बी के बीच कितना कोण बन रहा है 90 अंश का, क्योंकि डीएल है ऐसे और बी क्या है बी की डायरेक्शन इधर है, तो इनके बीच एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का। ए बी पथ के लिए हम लिखेंगे बी डी एल कॉस 0 प्लस थीटा की वैल्यू क्या है 90 कॉस, और बी की वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे 0 है कॉस थीटा प्लस डी ए पथ के लिए हम क्या लिखेंगे बी डी एल कॉस 90 इज इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा आई। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, कॉस 0 की वैल्यू क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो गया, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा आई। चलिए इसके आगे बी डी एल का 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा आई। बी क्या है एक अचर पद है, इसको बाहर कर देते हैं, अंदर सिर्फ क्या बचेगा डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो, और यहाँ सिग्मा आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम स्मॉल एन क्या है स्मॉल एन है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या,
एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या अगर यल है और इस हम देख रहे हैं परिनालिका की जो लंबाई है स्मॉल यल माने हैं, तो बताइए जब एकांक लंबाई फेरों की संख्या यन है तो यल लंबाई में कितने फेरे हैं? यल लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी? तो यल लंबाई में एकांक लंबाई फेरों की संख्या यन है तो यल लंबाई में फेरों की संख्या हो जाएगी यन और यल का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा यन यल। यल लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? यन यल। एकांक मतलब होता है कि एक, तो यूनिट, ठीक है। तो एकांक मतलब होता है कि मान लेते हैं अगर 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या n है तो यल मीटर लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी? यल मीटर लंबाई में फेरों की संख्या निकालना है तो n का यल से क्या हो जाता है? गुणा। तो हमारा हो जाएगी यल लंबाई में फेरों की संख्या n यल। अब हम देख रहे हैं कि एक फेरे में प्रवाहित धारा कितनी है? एक फेरे में प्रवाहित धारा I है, तो कुल फेरे हैं यानी यल। परिनालिका में कुल फेरे यानी यल है। अगर एक फेरे में प्रवाहित धारा आई होगा तो यनियल फेरे में प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा? यनियल फेरे में प्रवाहित धारा हो जाएगा आई यन यल। ये किसकी वैल्यू आ गई? सिग्मा आई, मतलब कुल धारा। परिनालिका में कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? आई यन यल। यहाँ पे सिग्मा आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, आई यन यल। डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी हटा देंगे, सिर्फ एल लिख देते। बीएल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई एन एल। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। बीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू जीरो आई एन एल। यल से यल क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? म्यू जीरो एन आई। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई।